हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हम लोग का 11th केमिस्ट्री क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था उसको एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर की हैं, तो सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि हमने बताया भी था आपको कि अगर आप लोगों ने रिसेंट क्लासेस जो आपके 9th एंड 10th हैं, अगर आपने उसमें कुछ नहीं सीखा है, फिर जो आपने सीखा था वो चीज़ें भूल गए हैं, तो कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपकी 11th की केमिस्ट्री हुआ करती है, आप उसको एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट मान के स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था वो हम लोगों का काफ़ी बेसिक लेवल का था, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा, जो कि क्या है आपका मैटर एंड इट स्टेट्स। कि आपका मैटर क्या हुआ करता है और वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपको ऑलरेडी पता भी है कि बेटा मैटर क्या हुआ करता है। मैटर, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, मैटर बोला करते हैं। फिर हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको पता है क्या हुआ करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था और ये भी जाना था कि उनकी प्रॉपर्टीज किस वजह से हुआ करती हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है। और वो रीजन क्या था कि जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ करते हैं उनके बीच में, जो उनके पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स हुआ करता है ना फ्रेंड्स, वो सब में डिफरेंट हुआ करता है तीनों स्टेट्स में है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हुआ करता है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सेम नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती है दूसरे से, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका मैटर जो हुआ करता है उसको हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि आपका मैटर जो होता है वो आप ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासीफाई कैसे कर सकते हो। पहली कैटेगरी कौन सी थी आपकी, प्योर मैटर की। और दूसरी कैटेगरी बेटा कौन सी हुआ करती थी आपकी, इम्प्योर मैटर की। हमने बताया था आपको कि प्योर मैटर की कैटेगरी में बेटा दो टाइप के और सब्सटेंसेस आते हैं, दो टाइप के और मैटर आया करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या हुआ करते हैं, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस हुआ करते हैं, फिर ऐसे प्योर मैटर हैं जो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और कंपाउंड्स क्या हुआ करते हैं, जो कि ऐसे प्योर मैटर हुआ करते हैं जिसमें आपके एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट हुआ कर सकते हैं और उसमें एक होल नंबर का रेशियो हुआ करता है, उन्हें हम लोग क्या बोला करते थे, कंपाउंड बोला कर रहे थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था आपकी इम्प्योर मैटर की कैटेगरी, या फिर जो इम्प्योर मैटर को हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे थे, मिक्सचर्स कह रहे थे। और मिक्सचर को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर पा रहे थे, कौन से, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो हमने बताया था आपको होमोजेनस का मतलब क्या हुआ करता है, ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम रहा करती है। वहीं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की कंपोजिशन क्या हुआ करती है, पूरे मिक्सचर में सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट हुआ करती है अलग अलग जगह पर, है ना। तो क्योंकि ये अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि ऐसा आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हर मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था कि जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं उनको तो आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आप देख करके उसका साइज, शेप, उसको टच करके, फील करके आप मतलब पता कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज को। पर केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग उनकी पता करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, काफी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे हमने आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए अगर आपके हमने दो बीकर्स में ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स रखे हुए हैं इक्वल अमाउंट में, तो आप नहीं पता कर पाएंगे सिर्फ देख करके इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा सिर्फ पानी है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनका पीएच चेक करना पड़ सकता है। आप चाहें तो उसमें लिटमस पेपर डिप करके देख सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आप नहीं बता पाएंगे कि वो एसिड है या वाटर है, ठीक है। फिर जो हम लोग का लास्ट हम लोगों ने क्या कवर किया था कि सबकी फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं, उनको हम लोग 7 फंडामेंटल कैटेगरी में आप क्लासीफाई कर सकते हो, है ना। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं। फिर हम लोगों ने उनके बारे में थोड़ा बहुत समझा था और उनके यूनिट्स को देखा था, ठीक है। तो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में क्या कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग का आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला बेटा, कि साइंटिफिक नोटेशंस। सबसे पहले हम लोग आप यहाँ पे एक चीज, एक नंबर लिख रहे हैं, आप मन में उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा, उस वर्ड को रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि उसको आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर है बेटा 60220000000000 और ऐसे ढेर सारे जीरोस हैं। चलिए ढेर सारे जीरोस के बारे में बात नहीं करते हैं, क्या आप सिर्फ इस नंबर को आप पढ़ सकते हैं क्या। पढ़ने का मतलब मेरा क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हंड्रेड्स, टेंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़ हुआ करते हैं, मिलियंस में आप बोला करते चीजों को हम बिलियंस में बोलते हैं। क्या आप इस नंबर को पढ़ पाएंगे, क्या आप अगर पढ़ भी आपने लिया तो क्या आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, बाय द टाइम कॉम्प्रिहेंड आई मीन क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये।
तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमने आगे डैश लगा रखा है। ये पता बेसिकली क्या है, ये वो नंबर है जिसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहा करते हैं, जिसको आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसको हम लोग क्या लिखा करते हैं, 6.022 × 10⁻23। अगर आप इस 20 जहाँ पे ये वैल्यू लिखी है ना, अगर आप इतनी वैल्यू मतलब कि 10 या 1 के आगे आप 23 जीरो लगा करके इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो क्या आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो? नहीं। लेकिन अगर आप छोटे क्लास में आपको इस तरीके से पढ़ाई जाती थी चीजें, तो आप उसको आराम से समझ लिया करते थे। तो यहीं पे बेटा रोल आया था किसका है, साइंटिफिक नोटेशंस का। ये तो हमने इस क्वांटिटी के बारे में बात कर दी, ऐसे जाने कितनी सारी चीजें हुआ करती हैं। आपको पता है कि जैसे जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हुआ करती है, समझ लीजिए प्लैनेट्स हैं आपके, यहाँ पे जो आपके जैसे स्टार्स हो गए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो हुआ करता है बेटा, वो लाइट ईयर्स में हम लोग मेजर किया करते हैं ना। लाइट ईयर्स के जो हमारा डिस्टेंस डिनोट हुआ करता है, वो आपको पता होगा कितनी बड़ी क्वांटिटी हुआ करती है। या आपको पता होगा बेटा, आप स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको कितनी हुआ करती है? अगर आपको लिख करके दिखाएं, 3,0,0,0,0,0,0,0,0,0 इतनी स्पीड हुआ करती है अप्रोक्सीमेटली। जीरो शायद एक कम ज्यादा हो रहा होगा, पर अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड हुआ करती है। पर क्या आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं? नहीं। हम लोग क्या लिखा करते हैं सिंपली है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग के लिए पढ़ना आसान हुआ करता है। तो यहाँ पर रूल आता है साइंटिफिक नोटेशंस का। साइंटिफिक नोटेशंस बेटा क्या करते हैं, जो हमारी ऐसी वैल्यूज है, ऐसे नंबर्स है जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में हुआ करते हैं, फिर बहुत बड़े हुआ करते हैं, उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको राइट डाउन करने में हमारी हेल्प किया करते हैं, ठीक है, इनको, ताकि हम लोग इजीली एसेस कर पाए, इसीलिए उनको कॉम्प्रिहेंड कर पाए। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? तो साइंटिफिक नोटेशंस लिखने के भी बेटा कुछ तरीके हुआ करते हैं, और एक अगर बात करते हैं आपके साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, एक जनरल फॉर्मूला भी हुआ करता है। वो क्या है देखेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें, आपके साइंटिफिक नोटेशन को आप जनरली लिख सकते हो n × 10⁻n के साइज में, n के टाइप में। समझ में आ रही बात? यहाँ पर मतलब क्या है, आपका n जो है वो ऐसा नंबर होगा जिसमें फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल आ रहा होगा। मतलब लेट से यहाँ पे हमने फर्स्ट डिजिट मेरा होगा, उसके बाद डेसिमल आएगा, और उसके बाद आप पे कुछ डिजिट्स हुआ करेंगे। समझ में आ रही बात है? लेट से हमने ऊपर आपको लिख भी दिखाया था, आपको एवोगैड्रो नंबर में अगर आप देखो क्या था, 6 था, उसके बाद में पॉइंट था, फिर लिखा था क्या, 6.022, फिर आगे में लिखा है 10, और यहाँ पर जो बेटा आपका n लिखा हुआ है ना, ये कोई भी आपका होल नंबर होगा, या फिर आप बोल सकते हो बेसिकली आपका इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब आपकी नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, या फिर अभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकती है। अगर हम बात करें इस केस में, जब मैं यहाँ पर लिख करके दिखाया था, यहाँ पर आपका स्मॉल एन किसके बराबर है, 23 के बराबर है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, आपका स्मॉल एन किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आप जो है वो किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को इस जनरल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी को समझना की बात है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मान ली हमको, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको बोला गया कि इस दिए गए क्वांटिटी को आप लोग साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो उसको हम लोग को कैसे एसेस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से बेटा मेरे पास में ये एक वैल्यू लिखी हुई है 0.00359, और आपसे बोला जाए कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, इसको करने के बेटा कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, पर हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो। समझ में आ रही बात है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप याद कीजिए, हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले था कि अगर मान लिया आपको साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म क्या हुआ करती है, कि आपकी जो वैल्यू है उसमें एक डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए। समझ में आ रही बात है? तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमें से क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3.59, इसी तरीके से, तो इसमें पहले रेट के बाद में पॉइंट आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ करते हैं, फिर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ करते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो मेरे पास ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी, इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमको पॉइंट को या फिर डेसिमल को हमको 3 के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू में 10 टू द पावर समथिंग आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ समझने वाली चीज है, क्या करना है, पहले आप यहाँ पे काउंट करके बताओ बेटा, कि ये डेसिमल जो है, हमने जब यहाँ हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, इस जगह पे लेकर के आए हैं, तो हमने डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किया, काउंट करते हैं। ये डेसिमल हमारा एक्चुअली यहाँ पर था, हमने क्या किया, कितने प्लेस शिफ्ट हुए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4। हाउ मच प्लेसेस वी हैव शिफ्टेड, 4 प्लेसेस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दोगे, 10 टू द पावर 4। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? अब क्या करना, हम लोग को पता करना पड़ेगा इससे आगे साइन कौन सा आएगा, कि ये 4 बेटा नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कुछ नहीं करना है, आप एक बार नंबर लाइन को आप इमेजिन करके कोशिश कीजिए। देखिए नंबर लाइन आपकी क्या हुआ करती है, यहाँ पे 0 होता है, और इसके राइट साइड में आपकी पॉजिटिव नंबर्स हुआ करते हैं, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हुआ करते हैं।
अब आपको क्या करना है, आप ये देखिए, आपने इस डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया है, किस डायरेक्शन में मूव किया है, आपने मूव किया था बेटा राइट साइड में, है ना। ये आपने डेसिमल कहाँ शिफ्ट किया है, राइट साइड में शिफ्ट किया था ना। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैल्यू, आपको जो नंबर अंदर मूव करना है वो लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए आपने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो नंबर लाइन पे आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। और हमें दिख भी रहा है यहाँ पर कि टुवर्ड्स द लेफ्ट कैसी क्वांटिटी हुआ करती है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपका जो साइन जो आएगा 4 के आगे वो कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमें ऊपर नंबर दिया गया था उसको हम लोग इस तरीके से एक साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 4680700, क्या हम लोग इसको साइंटिफिक रोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या बताया, आपका जो पहला डिजिट है उसके आगे 4 आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 के आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल और 6807, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 000। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा और यहाँ पे आई कुछ आएगा। अब देखिए ये नंबर जो लिखा है इसमें कहीं आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो आप छोटे क्लास बेस पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें डेसिमल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आप दोबारा देखिए कि यहाँ पर डेसिमल जो हमने कहाँ पर कितने प्लेस शिफ्ट किया, देखिए यहाँ पर था तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्लेस शिफ्ट किया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस शिफ्ट किया, मतलब 10 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात है। अब बात आती है यहाँ पर आपका साइन कैसा होगा इसका, तुम लोग साइन कैसा पहले पता करने बताया था आपको। आप ये चेक करो आपने डेसिमल किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। डेसिमल बेटा किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ था हम लोग का, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हम लोग को नंबर लाइन पे मूव करना पड़ेगा राइट साइड में। आप जिस डायरेक्शन में डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा ऑन द नंबर लाइन। तो हमें पता है कि राइट साइड में नंबर लाइन पे कैसी वैल्यूज हुआ करती, पॉजिटिव, तो बस ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपकी। सभी को समझ में आ गई बात है। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हुआ करते हैं जो आपको मिल जाएंगे बुक्स में, एनसीईआरटी की आप एक्सरसाइज जो हुआ करते हैं चैप्टर की, आप उसे भी देख सकते हैं, उसमें आपको ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनकी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तब अभी तक के लिए हम लोग के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग के आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, इससे आप लोग स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग के आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहली बात तो क्या आप लोग को पता है कि सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या हुआ करता है, ये सिग्निफिकेंट वर्ड लिखा है इसका मीनिंग क्या हुआ करता है, वेरी गुड। सिग्निफिकेंट का मीनिंग हुआ करता है बेटा इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग बोला करते हैं ना कि आपकी वहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है आज की, है ना। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ करता है, इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ की। और फिगर्स मतलब आपका क्या, डिजिट से हुआ करता है कि ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो पहले आप हमको ये बताइए कि कितने डिजिट्स हुआ करते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बताइए कितने डिजिट्स हुआ करते हैं। डिजिट्स इनफाइनाइट नहीं होते हैं। अगर आपके मन में आंसर आ रहा है कि डिजिट्स इनफाइनाइट होते हैं, नहीं, नंबर्स आर इनफाइनाइट। आपके जो काउंटिंग नंबर्स हुआ करते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं, पर डिजिट्स हम लोग के पास कितने होते हैं, 10। 0 1 2 3 4 5 6 8 9, दीज आर द ओनली 10 डिजिट्स वी हैव विच वी रीअरेंज टू फॉर्म न्यू नंबर्स। समझ में आ रही बात है, इसको आप पहले समझ सकते हो। जैसे आप बात करते हैं, अब अगर आप डिक्शनरी खोल के बैठ जाओगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड मिलेंगे उसके अंदर। कितने सारे वर्ड्स हुआ करते हैं, वो आपके वर्ड्स हो गए, लेकिन उन वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए आप सिर्फ 26 अल्फाबेट्स में से किसी का यूज करते हो ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आपके इंग्लिश में अल्फाबेट्स हुआ करते हैं वो लिमिटेड है, वो 26 है, लेकिन आपके नंबर जो आपके वर्ड्स हुआ करते हैं वो आप पे कई सारे हो सकते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में नंबर्स तो कई सारे हुआ करते हैं, पर डिजिट्स सिर्फ कितने होते हैं, 10 हुआ करते हैं। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पर बोला गया बेटा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से होंगे, उन्हीं को हम लोग को समझना है, और इसके ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन आया करते हैं। पर यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक तरीके से हम मान सकते हैं एमसीक्यू भी जैसे हुआ करते हैं। लेट से आपका आंसर है 4 और आपने लिख दिया 3, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। तो इस वजह से बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी रूल्स हुआ करते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। समझ में आ गई बात सभी को है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के डेफिनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर डिटरमाइंड विद मिनिमम अनसर्टेनिटी। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, उसमें ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनको आप मिनिमम अनसर्टेनिटी के साथ में मेजर कर पा रहे हो, जिनको आपको पता करने के लिए बिल्कुल आप श्योर हो कि हाँ ये डिजिट तो पक्का यहाँ पर है, इसकी वैल्यू है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर बोला करेंगे।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जाम्पल इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमने लिखा कि किसी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस लेट से ₹20 है, या आपने उसके बॉटल पे देखा उसका प्राइस लिखा है ₹20.00, तो क्या हम दोनों के लिए दोनों चीज सेम नहीं है ना? अगर मान लें हम बोले ₹20 या बोले ₹20.00, बात तो सेम है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो हम लोगों की लैंग्वेज के टर्म में कि यहाँ पर बेटा ये दो जीरो जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, इनकी हमारे लिए कोई वैल्यू है नहीं। ये हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में इनकी वैल्यू हुआ करती है, जो कि हम अब आगे डिस्कस करने वाले अभी हम लोग हैं। समझ में आ रही बात है? तो यही सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि आपके दिए हुए नंबर, दिए हुए क्वांटिटी में ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनकी आपके लिए वैल्यू है, या जिनकी साइंटिफिक टर्म्स में जिनकी वैल्यू हुआ करती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोला करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला करते हैं। समझ में आ गई बात है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स हुआ करते हैं। वी विल हैव 5 rules to identify the significant figures of a number। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से उन रूल्स को देख लेते हैं एक बार ही। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से रूल्स हुआ करते हैं। 5 रूल्स हैं और बहुत बहुत बेसिक से रूल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास पहला रूल कौन सा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल सा रूल है कि आपके जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हुआ करते हैं ना, बताया कि 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास में, उसमें से आप जीरो को एक्सक्लूड कर दो तो कौन से बच गए? 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ये हमेशा कैसे हुआ करेंगे? सिग्निफिकेंट हुआ करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी नंबर दिया गया है, तो उसमें आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं। जीरो को छोड़ के जो डिजिट्स हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा। अगर बात करते हैं जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसके बारे में ही बचे हुए रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। कहने का मतलब आपके जो 9 डिजिट्स है वो तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, पर जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं, उसी के बारे में हम लोग के आगे के रूल्स होने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि आपके ऐसे जीरोस दो 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 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, वो भी सिग्निफिकेंट हुआ करते हैं। समझाने की कोशिश करेंगे। लेट से अगर मान ली मेरे पास में ये लिखा हुआ 2008, तो ये बताइए यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप क्या आंसर करोगे कि सर बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? देखिए, हमने क्या बताया, पहला स्टेप क्या करेंगे आप लोग कि आपके नॉन जीरो डेट्स हुआ करते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, 2 तो सिग्निफिकेंट हो गया और 8 भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब बात आती है ये जीरोस की, ये दो जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट हो गए कि नहीं होंगे, उसी को एक्सप्लेन करता है कौन सा आपका सेकंड रूल। क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे जीरोस जो है जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट हुआ करेंगे। तो देखो ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे और इनके बीच में दोनों जीरो आ रहे हैं, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 4। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मान लो हम कह दें कि ये हमारा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2208। अगर मान लेना जीरो गायब कर दिया तो आप देखो नंबर ही चेंज हो गया पूरा। कहाँ 2008 था और फिर कहाँ बचा है? 208 बचा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो इसका मतलब ऐसे जीरोस जो आपके दो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं वो हमेशा कैसे हुआ करेंगे? सिग्निफिकेंट हुआ करेंगे। सभी को बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? जीरोस प्रीसीडिंग अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ इस वाले का? ऐसे जीरोस जो आपके सिग्निफिकेंट नंबर से पहले आ रहे हैं वो हमेशा कैसे हुआ करेंगे? नॉट सिग्निफिकेंट हुआ करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मान लिए मेरे पास ये संख्या लिखी हुई है 0.00325। तो आपको इसमें पता करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डेट्स। तो क्या हमने बताया कि देखिए सबसे पहला स्टेप याद रखेंगे कि जितने नॉन जीरो डेट्स हुआ करते हैं वो में सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है और ये भी है। अब बात आती है इन जीरोस की है, तो यहाँ पर आपका काम आएगा थर्ड रूल। वो क्या बोल रहा है कि प्रीसीडिंग यानी आपके नॉन जीरो से जो पहले जीरोस हुआ करते हैं वो हमेशा कैसे होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट। ये 3 से पहले जो जीरोस है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। देखिए ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो टोटल इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सभी को बात समझ में आ गई यहाँ पर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। आप मतलब समझने की कोशिश करेंगे। लेट से हमारे पास में दो डिजिट्स लिखी हुई हैं, दो नंबर्स लिखे हुए हैं, 500 एंड 500.00।
तो आपको यार पता ये करना है कि इस वाले में आपके कौन कौन से कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप पर समझने की कोशिश करेंगे, हम इससे पता करेंगे, इससे पता करेंगे। ध्यान समझेंगे कि जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। कब? देखिए जीरो अगर आपके जो एंड में आ रहा है, देखिए इसमें भी ये जीरो दोनों एंड में है और ये जीरो चार भी एंड में है, पर सिग्निफिकेंट कौन से होंगे बेटा? वही जो आपके डेसिमल के राइट साइड में है। देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डेसिमल है नहीं, पर हम इसमें इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर डेसिमल होगा, पर इस ये दो जीरोस जो है ये तो डेसिमल के कहाँ पे आ रहे हैं? लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब रूल्स स्टार्टिंग से करेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं इस वाले एग्जांपल के बारे में, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपके जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हुआ करते हैं वो क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो कितने दिख रहा है? एक, तो एक तो कंफर्म हो गया। पर ये दोनों जीरो जो है ना बेटा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। समझ में आ गई बात है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ आ रही है बात सभी को? लेकिन अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये दोनों जीरोस जो है ये डेसिमल के राइट साइड में है, मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट पक्का हो गए, ये दोनों सिग्निफिकेंट, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। सिमिलरली ये फाइव है नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब बात आती है यहाँ पर, क्या ये दोनों डिजिट्स जो जीरोस हैं क्या सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे? आप बताओ हमको। होंगे। किस रूल के बेस पे? ये रूल देखो आप लोग, सेकंड वाला भूल गए इतनी जल्दी? क्या बताया था हमने? ऐसे जीरोस जो आपके यहाँ पे नॉन जीरो बोला गया, मतलब क्या आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे नॉन जीरो लिखा हुआ है, पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहा है, ये देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और इसके बीच में ये जीरोस आ रहे हैं ना, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आगे तो अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। इसमें बेटा 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ जाएंगे। समझ आ रही बात है? तो अभी तो ये रूल्स है और उनको बहुत क्विकली डिस्कस कर रहे थे। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी आपको श्योरिटी मिलेगी अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हुआ करती है चैप्टर की, उसमें आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात अभी अभी को आपको? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो लास्ट रूल है हम लोग उसको फटाफट देख लेते हैं। पहले हम जरा इसको इरेज कर दें 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट रूल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स जो हुआ करते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये चीज ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए हमने लिखा 200, सिंपल सिर्फ 200, और दूसरी साइड में लिखा 200 काउज। ये तो अगर हम बात करते हैं कि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बताओ पहले, बताओ 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद रखेंगे स्टेप नहीं छोड़ना, अगर आपने स्टेप छोड़ दिया तो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा आपका। हमने बता रखा है दीज क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक एमसीक्यूज, आर या पार का खेल होगा इसमें। गलत कर दिया, एक डिजिट ऊपर नीचे हो गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या बताया 200, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था हमने कि आप नॉन जीरो डिजिट आइडेंटिफाई कर लो, कितने यहाँ पर है 1, तो इसका मतलब इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट तो पक्का हो गया। अब बात आती है इन दोनों जीरो से क्या करना है सर। ये देखो अगर हम बात करें, आप बताओ इसमें डेसिमल कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेसिमल लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड में जीरो आ रहे हैं, और हमारा फोर्थ रूल क्या बोलता है कि जीरोस आपके राइट साइड में जो होंगे वो सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट वाले नॉट सिग्निफिकेंट है। तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिग्निफिकेंट नंबर है। सभी को बात समझना भी नहीं आ गई है? अब देखो, क्योंकि यहाँ पर आपने इसने मेंशन कर दिया काउज, तो ध्यान रखेंगे अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आपके इतनी काउंटिंग है, 200 काउंटिंग है, तो आप ध्यान रखेंगे उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200.00000, आप जितने जीरो चाहे लगा सकते हैं उसमें। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे आपके जितनी भी क्वांटिंग वाली चीज हुआ करते हैं, आप उन्हें कैसे काउंट करते हो, 1 1.5 2 2.5 ऐसे काउंट करोगे क्या? कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस आप देखते हो नॉर्मली हो तो कैसे लिखा होता है, रुपीज के फॉर्म में लिखा हुआ करता है। समझ में आ रही बात है? तो इसी वजह से आप जो काउंटिंग नंबर्स हुआ करते हैं उन्हें आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, पर ध्यान रखना ऐसा हर केस में मत कर देना, पता चला आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है और आपने उसमें अपने मन से यहाँ पे जीरो जीरो लगा दिए ना। जो काउंटिंग नंबर्स हुआ करते हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आप बताएंगे हम लोग को। देखिए यहाँ पर मैं क्या बताया, ये जितने भी जीरो यहाँ पर लास्ट में आएंगे वो देखिए सब डेसिमल के राइट साइड में है, मतलब है सब सिग्निफिकेंट हो गए। टू तो सिग्निफिकेंट होता ही है, यानी ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए। कहने का मतलब हम चाहे तो यहाँ पर जीरो आप कितने चाहे लगाते चले जाओ, सबके सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो वही हम लोग का लास्ट रूल है, क्या बोल रहा है
काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सभी को समझ की बात है, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर्स को डेसिमल लगा करके जितने जीरो चाहे लिख सकते हैं। और रूल क्या बोलता है कि डेसिमल के राइट साइड में बेटा जितने भी जीरोस आएंगे वो सब कैसे हुआ करते हैं, सिग्निफिकेंट हुआ करते हैं। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई ये वाली है? वेरी गुड, चलिए अगले सेट पे बढ़ते हैं हम लोग हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ के सुनाते पहले एक बार ये आपको है। क्या है ये बेटा? On adding, subtracting, dividing, multiplying two or more significant figures, the reported answer should be rounded off to the exactly the number of significant figures as the lowest number of significant figures। क्या मतलब हुआ इसका, हम पढ़ के आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम कुछ वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास क्वांटिटीज है 2.51, 3.9763 एंड 402.864। अगर मान लीजिए आपने इसमें कोई भी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का मतलब क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सबको आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है, आपका जो भी आंसर आएगा ना उसको आपको वैसे रिपोर्ट करना है, उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने उस एंट्री में है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या मतलब, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए सारे के सारे डिजिट्स कैसे नॉन जीरो है, मतलब इसमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसमें देखो, क्योंकि ये जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तो ये भी काउंट करा जाएगा, तो कितने इसमें है? इसमें 6 है। अब आप क्या करो, इन तीनों का आपस में आप ऐड कर लो। आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप रिपोर्ट, देखो आंसर जो भी आएगा आपका उसको आपको रिपोर्ट किस में करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। समझ आ रही बात सभी को? तो मैं एक बार क्या करते हैं, इसको हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है? कैसे ऐड होगा, 2.51, 3.9763, 402.864, हम सबको ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, 3, 6 + 4 10, 2, 1 + 1 2 + 7 9 + 5 15, 6 + 9 15 + 8 23, कैरी 2, 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 0 4। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है बेटा, 409.3503। ये आंसर बन गया सभी को। अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लास्ट में, 3। मतलब यहाँ पर हमारा जो नंबर लिख रहा है ना इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इस पूरे की बात नहीं हो रही है, जो डेसिमल के बाद वैल्यू है ना उसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जैसे आप इसमें कितने दिखे डेसिमल के बाद में 2, तो उतने इसमें दिखने चाहिए। समझ आ रही बात सभी को? जैसे इसमें देखो आप, इसमें लास्ट में कितने हैं 2, इसमें लास्ट में कितने हैं 4, इसमें लास्ट में कितने हैं 3। तो आपको ऐसे रिपोर्ट करना है कि जितने, हमने क्या बोला आपको, उसको वो एंट्री पकड़ के चलो जिसमें आपके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसमें है। तो आपको आंसर भी इसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मतलब समझ में आ भी नहीं आ गई है? तो हमने क्या बताया, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, और इसमें आप देखो डेसिमल के बाद में एक दो डिजिट्स है, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को? तो आपको राउंड ऑफ करने के तरीके आपको छोटे क्लास में बताया गया। क्या हुआ करता है कि अगर आप जैसे आप इससे आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कैसे आप उसको देखेंगे, इसका राउंड ऑफ पर्सन क्या आ जाएगा, 4095.35, ये इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट। समझ में आ गई बात है? राउंड ऑफ करने के रूल्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। क्या कि अगर जैसे मान लीजिए आपको राउंड ऑफ करना है, मैं लेट से 37 को राउंड ऑफ करना है एक डिजिट के लिए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा होता है तो पीछे वाली में क्या कर दें, आप एक ऐड कर देंगे तो आंसर आप क्या आ जाएगा 40। अगर लेट से ये नंबर ऐसे होता 33, तो आपका राउंड ऑफ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 5 से छोटा है, तो आप राउंड ऑफ किस में करेंगे, आप इसको सिंपल इसको ऑमिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 30। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या रखना है, अगर लेट से ये एग्जैक्टली 5 होता तो आप क्या करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा जो इससे जस्ट पीछे नंबर है, अगर वो इवन है तो इसको सिंपल हटा दो तो आंसर आपका राउंड ऑफ होगा कितना आ जाएगा 20। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी इवन ऑड होती तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाली वैल्यू में 1 प्लस करना पड़ेगा, तो आपका राउंड ऑफ कितना आ जाएगा 40। समझ में आ रही बात है? तो ये सब चीज़ आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, आपको बस रिवाइज करा रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, छोटे क्लास में आप लोग ऑलरेडी सब चीज़ ले आ रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो बेटा हम लोग अब बढ़ते हैं, हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा होने वाला है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं हम लोग के आज का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि आपका प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। बहुत छोटा सा टॉपिक है और हम आपको इसको बस एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग उसमें समझा देंगे आपको, ठीक है? आप देखिए, मेरे पास में हम आपको एक डेटा दिखा रहे हैं जिसमें 2 शूटर्स का है,
जो राइफल से शूट कर रहे हैं, ठीक है। मान ली ये पहले वाले का है और ये सेकंड वाले का है, ठीक है। आप जो चाहे यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेट से इसकी बुलसा यहाँ पर है इस वाले का, और इसका बुलसा यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इधर में लिख दिया शूटर 1 और यहाँ हमने लिख दिया शूटर 2। ये आपको अगर हम दिखाएं, पहले वाले इंसान, पहला वाला शूटर जो था, उसके बुलेट्स जो थे वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, ये। और दूसरा वाला शूटर जो था, उसके बुलेट्स कुछ ऐसे लग रहे हैं, इस तरीके से। तो हम ये बोलेंगे कि पहला वाला बेटा शूटर जो है ना, ये प्रिसाइज ज्यादा है, लेकिन दूसरा वाला एक्यूरेट ज्यादा है। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? कैसे हम समझाते हैं इसको, देखिए। अगर हम बात करें पहले वाले शूटर के बारे में, ये जो पहला वाला शूटर है ना, इसके अगर आप देखो, जो शॉट्स जो इसने लगाए हैं वो बुलसाई से तो बहुत दूर है, काफी दूर है एज कम्पेयर टू शूटर 2। लेकिन इसके जो शॉर्ट शॉट जो है वो अपने एक दूसरे के बहुत पास पास में है। समझ आ रही बात सभी को है? मतलब ये एक ही पॉइंट को तो बार बार हिट कर पा रहा है, यहाँ पे प्रिसिशन तो है इसके पास में, पर एक्यूरेसी नहीं है। क्यों एक्यूरेसी नहीं है? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये बुलजाई जो है, इससे ये बहुत दूर है। समझ आ रही बात है? लेकिन अगर हम बात करें शूटर 2, ये हमारा एक्यूरेट मोर है, क्योंकि ये बुलसाई के बहुत पास में है, लेकिन प्रिसाइज कम है। क्यों? क्योंकि इसके जो बुलेट्स है वो अलग अलग जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों को कंसाइज करके आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में कितना क्लोज है, एक दूसरे से कितना क्लोज वैल्यूज आ रही हैं, वो कहना था प्रेसिशन। द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विद ईच अदर, कि वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज है वो आपस में एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, वो कहलाएगा क्या? उसका प्रिसीशन। और अगर मान लिया हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ, ये मेरा ये स्टैंडर्ड है, इस केस में क्या बुलजाई है। अगर आपका ये स्टैंडर्ड है, तो अगर आपको उसके रेस्पेक्ट आप इमेजिन करना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने आपकी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड के कितना क्लोज में है, तब आप उसे बोलोगे एक्यूरेसी। समझ आ गई बात है? दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। ये आपकी वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज हैं, वो एक दूसरे से कितना पास में है, हमें स्टैंडर्ड से मतलब ही नहीं अभी है, यहाँ पे बोल सकते हैं मतलब ही नहीं शूटर 1 को है, वो आपस में कितना क्लोज में है, वो कहलाती है आपकी प्रिसिशन। और आपकी वैल्यूज आपस में मतलब नहीं है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक पॉइंट सेट कर दिया, उसके कितना क्लोज में है वो कहलाएगी एक्यूरेसी। सभी को समझ में आ गई बात है? तो हम क्या बोलेंगे? शूटर 1 इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू शूटर 2, लेकिन शूटर 1 इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू शूटर 2। सभी को बात समझ में आ रही है? सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।